बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनके कॉलम सुनते हैं। अल गोरे ने मिट्टी गोरे अमीरा पर क्यों डाली। ये कॉलम 3 मार्च 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। ये खबर तो एकतरफा अंदाज में कई अखबारों से मेरी नज़र गुजरी है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि पाकिस्तान की जानिब से अगर इसकी कोई वजाहत अगर हुई थी, किसी भी अखबार में मुझे नज़र नहीं आई। अभी कुछ दिन हुए कि वाशिंगटन में अमरीकी वजारत ख़ारजा के ज़ेर एहतमाम हुकूमती करप्शन के ख़िलाफ़ एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसका इफ्तिताह अमरीका के नायब सदर अल गोरे ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में 90 ममालिक ने शिरकत की, जिसमें जनूबी एशिया से भारत और नेपाल बतौर ख़ास शामिल हैं। खबर में ये बताया गया है कि पाकिस्तान को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, लेकिन उसने अपना वफ़द भेजने से इनकार कर दिया। रोज़नामा डॉन 25 फरवरी के मुताबिक अमरीकी वजारत ख़ारजा के एक अफसर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम वो लोग क्यों नहीं आए, लेकिन हमने जिन ममालिक को मदऊ किया था उन सब पर वाज़ेह कर दिया था कि इस दावतनामे का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जिन ममालिक को मदऊ किया गया है वो करप्ट बदुनमान या करप्शन बदुनमानी को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉन के नामानिगार के मुताबिक अल गोरे की इफ्ताई तकरीर का रुख यूं तो पूरी दुनिया में सरकारी करप्शन की तरफ था, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि इस तकरीर की तराश खराश बतौर ख़ास पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए की गई है। अल गोरे ने कुरान पाक, तौरान, कन्फ्यूशस, सादी की हिकायतों से तवील इक़्तिबासात पढ़कर सुनाए और ये बताया कि किसी कौम का सरबराह अगर करप्ट होता है तो पूरी कौम करप्शन का शिकार होती है। हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की। अगर शिरकत न करने का कोई ख़ास सबब था तो उसे सरकारी बयानात के ज़रिए अखबारात में ज़रूर आना चाहिए था, बल्कि अगर पहले नहीं आया तो अब वजाहत हो जानी चाहिए। बहरहाल क़यास ये सही मालूम होता है कि अल गोरे ने नहीं तो उनके कातिब तकरीर ने यकीनन ये बात तय कर रखी थी कि इस बयान में बयान किए हुए तमाम वाक़यात से साबित किया जाएगा कि असल करप्शन सरबराह मुमलिकत ही करता है। मातहत अफसरान तो फिर भी दयानतदारी का सबूत देते हैं। अगर ऐसा न होता तो दावतनामे में ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि जनाब हमारी तीरंदाजी का हदफ आप नहीं होंगे। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। बदनवानी की एक मिसाल ये भी है कि अल गोरे ने शेख सादी से मंसूब करके एक कहानी सुनाई कि एक बादशाह अपनी फ़ौज के हमरा अपने मुल्क का दौरा कर रहा था। उसका गुज़र सेब के बड़े खूबसूरत दरख्तों के पास से हुआ। बादशाह ने एक सेब मंगवा कर खाया। इस मौके पर उसने देखा कि सिपह सलार यानी टॉप जनरल ने बाग के मालिक को उसकी कीमत अदा की। जब सिपह सलार वापस आया तो बादशाह ने उसे टोका और कहा कि बाग के मालिक के लिए तो ये फ़ख्र की बात थी कि बादशाह ने उसका एक फल खा लिया, इसकी कीमत देने की क्या ज़रूरत थी। जनरल ने जवाब दिया, जनाब अगर आप एक सेब भी ले लेते तो आपके फौजी पूरा बाग उजाड़ देते। जाहिर है ये कहानी सुनकर हर शख्स यही समझेगा कि बादशाह का जनरल तो बहुत ही पारसा था, लेकिन बादशाह खुद बदुनमान या कम से कम लापरवाह ज़रूर था। लेकिन हकीकत यह है कि शेख सादी की बयान करदा हिकायत अल गोरे के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सादी की हिकायत में बात बादशाह के किसी अफसर ने नहीं बल्कि खुद बादशाह ने कही थी। अगर बादशाह किसी के बाग से एक सेब खा लेगा तो उसके फौजी पूरा बाग खा जाएंगे। शेख सादी की गुलिस्तान के मुतअद्दिद तर्जुमे अंग्रेज़ी ज़बान में भी हो चुके हैं, जिसमें से अक्सर अमरीका के मुख्तलिफ कुतुबखानों में दस्तियाब भी होंगे। अल गोरे साहब के मुंशी बेबदल अगर इनमें से कोई तर्जुमा हासिल कर लें और अपनी यादाश्त ताज़ा कर लें तो उन्हें मालूम होगा कि शेख सादी ने गुलिस्तान के बाब अव्वल में सीरत बादशाह के उन्वान से 41 हिकायतें बयान की थीं। इस बाब की 19वीं हिकायत कुछ इस तरीके से है। बयान किया जाता है कि एक बार नौशीरवान आदिल शिकारगाह में कबाब बनाने जा रहा था। अचानक मालूम हुआ कि नमक मौजूद नहीं है। एक मुलाजिम को नमक लेने के लिए करीब की बस्ती में भेजा। नौशीरवान ने उससे कहा कि नमक खरीद कर लाना, कहीं ये रस्म न पड़ जाए और पूरा गांव वीरान हो जाए। लोगों ने कहा इतनी मामूली सी चीज़ की क्या खराबी होगी। उसने जवाब दिया, दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत मामूली थी, फिर जो भी आता गया उसमें इजाफा करता चला गया, यहाँ तक कि उसने ये मौजूदा शक्ल इख्तियार कर ली है। याद रखो, अगर बादशाह रैयत के बाग में से एक सेब खा लेगा तो उसके गुलाम उसके बाग के सारे दरख्त जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर कोई बादशाह जुल्म सितम के जरिए 5 अंडे ले ले तो लश्करी हज़ारों मुर्ग सीख पर भून देंगे। कोई जालिम दुनिया में हमेशा नहीं रहता है,
لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ رہتی ہے۔ بات تو بہت معمولی سی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکایت کے بادشاہ نوشیروان عادل کی یہ خوبی چھین کر اس کے سپہ سالار کی پگڑی کی زینت بنا دی گئی۔ آخر کیوں؟ ہمیں تو اس علمی بددیانتی کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جا سکے کہ اصل کرپشن سربراہ مملکت ہی کرتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کی کیا بات ہے، وہ ایسی کانفرنسوں کا ہدف نہیں ہو سکتے ہیں، دوسروں کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کا سربراہ کسی حالت میں بدعنوان نہیں ہوتا ہے۔ بدعنوان تو اگر کسی ملک کے امراء ہو سکتے ہیں تو اس کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ بدعنوانی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے الگورے صاحب کے ملک کے 2 سربراہوں کے مختلف نوعیت کے بدعنوانی کے ارتکاب پر مقدمات چل رہے ہیں۔ پھر کیا یہ بدعنوانی نہیں ہے کہ کسی غریب ملک کے ہاتھ جہاز فروخت کرنے کا وعدہ کر کے اس سے پوری قیمت لے لی جائے اور بعد میں اسے ٹھینگا دکھا دیا جائے، اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ اپنے ملک سے ہر سطح سے کرپشن کے خاتمے کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ جیسے ممالک کو شیخ سعدی کی مذکورہ ہدایت کا آخری شعر یاد دلانا مناسب سمجھتے ہیں: بمانت بر لعنت پائیدار۔ اور آخری بات یہی کہوں گا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ کالم آپ سن رہے تھے الگورے نے مٹی گورے امیرا پر کیوں ڈالی۔ یہ کالم 3 مارچ 1999 کو شائع ہوا تھا اور تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔